हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 14 को सोल्व करने वाले हैं, ऊर्जा और उसके स्रोत। दोस्तों, आप सारे सोल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे सोल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत होता है। तो ऊर्जा के स्रोत होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है कि जिसको एक बार उपयोग करने के बाद क्या किया जा सके, दोबारा प्राप्त किया जा सके। दोबारा क्या किया जा सके, दोबारा प्राप्त या दोबारा बनाया जा सके। दोबारा प्राप्त या दोबारा बनाया जा सके। ठीक है, और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है कि जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा बनाया या दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण हो जाएगा सूर्य, प्रकाश, ये सब किसके उदाहरण है, नवीकरणीय स्रोत के। और क्या है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये सब जो है क्या है, अनवीकरणीय स्रोत की एग्जाम्पल हैं। तो कहता है कि हमारे अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होने का कारण ये है कि जब मतलब जो वर्षा का जो जल होता है वो हमारे वायुमंडल में पहुंचने के बाद, हमारे वायुमंडल में पहुंचने के बाद वायुमंडल में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से क्या होते हैं, रिएक्शन करके अम्ल का निर्माण करते हैं और जिसके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं जिसके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अगला है तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कोयला का इस्तेमाल किया जाता है और जो कि क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है कि जल की बहुत अधिक मात्रा को क्या, बहुत ऊंचाई पे क्या किया जाता है, संचित करके रखा जाता है जिसके कारण उसमें क्या आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि संचित जल की स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में उपरांतर। जल विद्युत संयंत्र में हम लोग क्या करते हैं, संचित जल की स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं। अगला है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो हम लोग को पता है कि जो क्या होता है कि जो हमारा जो सूर्य, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य के मौजूदगी में बनाते हैं। और यही पेड़ पौधे जब धरती के अंदर जब जाते हैं तो इससे क्या होता है, जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो इसलिए हमारा माना गया कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत या सबसे अंतिम स्रोत क्या है, सारे ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। इसलिए सूर्य को क्या किया गया है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना गया है। अगला है कि ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में किसकी साज सज्जा उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो सौर ऊर्जा है उसके उपयोग से पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण होता है। कहता है महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन 7 कहता है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागर के विभिन्न स्तरों पे ताप में अंतर होता है जिसके कारण क्या होता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा होती है। अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उसका जो वेस्ट कचरा होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं और जो कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो इसलिए जो क्या होता है कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग का प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात जो ईंधन बच जाता है उसका निपटारा कैसे करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। अगला है कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। पौधा घर प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पौधा घर प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी क्या है, कांच का शीट। सूर्य शीट कर देता है, जब सूर्य की किरणें कांच के शीट पर पड़ती है तो उसको ये क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, सौर कुकर में भोजन पक पाता है। ठीक है, अगला है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है। अगला है कि
पवन चक्की में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पवन के वेग पर निर्भर करती है कि जितना ज्यादा पवन का वेग होगा उतना ही तेजी से वो क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा और उससे क्या होगा, बिजली प्राप्त होगी। तो क्या होता है कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है, पवन के वेग पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सही कथन को चुनिए। तो हमारा पहला जो कथन है कि सूर्य को ऊर्जा का अक्षय असीम स्रोत के रूप में लिया जाता है, तो ये हमारा पहला ही जो कथन है वो क्या है, सत्य है। क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वी पर के सारे ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। चाहे डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, पृथ्वी पर के सारे ऊर्जा का क्या है, जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। इसलिए सूर्य को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत या असीम स्रोत माना गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। कहता है किसी जल विद्युत संयंत्र में, शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। क्योंकि ठीक है, तो क्या है कि इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो ये गलत है, अधिक ऊंचाई से गिराने से जल के ताप में कोई अंतर नहीं है। कहता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। अब जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि mgh। अगर जल को अधिक ऊंचाई पर जितना ऊंचाई पर ले जाएगा उसमें क्या होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब अधिक ऊंचाई से जल को गिराया जाएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी और गतिज ऊर्जा के कारण किसमें, टरबाइन अधिक तेजी से घूमेगी और जिसके कारण क्या हो सकता है, अधिक विद्युत उत्पन्न हो सकता है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक उस स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य पर कथन को चुनिए। कहता है पवन शक्ति के संदर्भ में जो असत्य है उसको चुनिए। तो कहता है खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। तो ये हमारा सही है, खुले स्थानों पर पवन ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। अगला कहता है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। तो ये गलत होता है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों का स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत नहीं होता है। तो हमारा कथन क्या है, जो कथन जो बी है वो क्या है, असत्य है। असत्य पर कथन को चुनिए। कहता है इनमें से कौन सा था, तो कहता है पहला है हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा की ईंधन प्राप्त हो। तो ये अब हमारा सही है। कहता जब फसलों, वनस्पति के अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन कराया जाता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, सही है। जैव गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है। अगला कहता है कि जैव गैस का प्रमुख अवयव मेथेन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि जैव गैस का प्रमुख अवयव क्या है, मेथेन है। ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, असत्य है, क्योंकि जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन नहीं मेथेन है। तो दोस्तों ये थे एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।